तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट मूवी कूली के बारे में। ये कूली मूवी इंडिया के अंदर 14 अगस्त को रिलीज हुई है और इस मूवी के हाइलाइट्स ये है कि सबसे पहले तो ये रजनीकांत की मूवी है और इसके साथ ही इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है लोकेश कनगराज। वही लोकेश कनगराज जो कि इससे पहले कैथी और विक्रम जैसी कई सारे मास्टरपीस मूवीज दे चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने रजनीकांत के साथ मिलकर गोली मूवी बनाई है। और अगर हम इस कूली मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर देवा नाम के कोली अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलता है, लेकिन अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के दौरान देवा के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं और देवा अपने दोस्त के काजल के बारे में जान भी पाता है या नहीं, ये सारी चीजें हमें मूवी की स्टोरी में पता लगेंगी। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कूली मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल से बताने वाला हूं। सो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर कूली लिख दीजिए ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आ रही है। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कूली मूवी की स्टार्टिंग होती है विशाखापट्टनम शहर के एक पोर्ट से, और इस पोर्ट को देखकर हमें पता लगता है कि विशाखापट्टनम शहर के इस पूरे पोर्ट के ऊपर एक कंपनी का कब्जा है जिस कंपनी का नाम है किंगपिन लॉजिस्टिक्स। और स्टोरी में हमें पता लगता है कि ये जो किंगपिन लॉजिस्टिक्स है ये सिमोन नाम के एक आदमी की कंपनी है जिसने गवर्नमेंट से इस पोर्ट को 19 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है और इसीलिए 99 सालों के लिए सिमोन इस पूरे पोर्ट का मालिक है। और दोस्तों मूवी के अंदर सिमोन और कोई नहीं बल्कि एक्टर नागार्जुन है। लेकिन दोस्तों हमें यह पता लगता है कि ये जो सिमोन है ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और इसीलिए सिमोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने पोर्ट के जरिए महंगी महंगी ज्वेलरी का सामान, इलीगल गोल्ड, पुराने एंटिक आइटम्स और महंगी लग्जरी घड़ियां, इन सारी चीजों को स्मगल करवाता है। और साइमन बिना गवर्नमेंट की नजरों में आए इन सारे सामान को इंडिया से एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। एंड इसी वजह से साइमन बहुत ज्यादा अमीर भी है। साइमन के इस पूरे पोर्ट के ऊपर टोटल 14,000 लोग काम करते हैं और इन 14,000 लोगों में सारे लेबर्स, मजदूर और इंजीनियर शामिल है, जिन सबको साइमन की गैंग है कुछ ऊपर के लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर एक दयाल नाम का आदमी है। ये दयाल न सिर्फ साइमन का सबसे भरोसेमंद आदमी है बल्कि इसके साथ ही साइमन के बाद इस पूरे पोर्ट के ऊपर दयाल की मर्जी चलती है। हालांकि नागार्जुन का यानी कि साइमन का इस मूवी के अंदर एक बेटा भी है जिसका नाम है अर्जुन, लेकिन ये अर्जुन अपने फादर साइमन के बिजनेस से दूर रहना चाहता है और उसे अपने फादर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए अर्जुन पोर्ट पर एक कस्टम ऑफिसर है। लेकिन साइमन अपने बेटे के कस्टम ऑफिसर होने का भी फायदा उठाता है और वो अपने बेटे अर्जुन के जरिए सारे इलीगल कस्टम के काम को पूरा करवा लेता है। लेकिन दोस्तों अब इन सबके बीच ही हमें पता लगता है कि असल में विशाखापट्टनम की जो पुलिस है उसे काफी टाइम से साइमन पर शक हो रहा है और अंदर ही अंदर पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को जानता है कि सिमोन काफी सारे इलीगल काम करता है और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 8 साल पहले दिलीप नाम के कांस्टेबल को सिमोन के पोर्ट पर भेजा था और वो भी एक अंडरकवर स्पाई बनाकर, ताकि वो वहां जाकर पोर्ट की सारी खबर निकाले और सिमोन के सारे इलीगल कामों के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बता दे। लेकिन 8 साल पहले जब पुलिस डिपार्टमेंट ने दिलीप को वहां पर भेजा तब दिलीप नाम के उस कांस्टेबल ने 1 साल तक तो अपना काम किया और सारी जानकारी पुलिस को लाकर दी, लेकिन फिर 1 साल बाद ही दिलीप गायब हो गया और उसके पुलिस डिपार्टमेंट से सारे कनेक्शन टूट गए। ने जीत ने भी पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर स्पाई बनाकर भेजा। वो सब बारी बारी करके साइमन के पोर्ट पर मरने लगे और उनमें से कोई भी स्पाई वापस नहीं आया। अब दोस्त इसके बाद ही हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहां पर हम ये जानते हैं कि अब तक ये सारी कहानी पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को एक पुलिस का स्पाई बता रहा होता है और ये वाला स्पाई भी बिल्कुल वैसा ही स्पाई होता है जिसे पोर्ट पर भेजा गया था और इसीलिए ये स्पाई यहां पर अपने पुलिस सीनियर्स को ही बताता है कि वो अब तक साइमन के पोर्ट के बारे में यही सारी जानकारी इकट्ठा कर पाया है। लेकिन रही बात उससे पहले के सारे पुलिस स्पाई की, तो उनकी मौत के बारे में वो नहीं जानता है, ना ही वो उस बारे में पता लगा पाया है। लेकिन उसका ये मानना है कि वो सारे स्पाई को दयाल ले मारा होगा, वही दयाल जो कि साइमन का सबसे खास आदमी है और साइमन के न होने पर वही पोर्ट संभालना है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्पाई को फिर से उसके पोर्ट पर भेज दिया जाता है ताकि वो इसके आगे और दूसरी खबर ला सके। लेकिन इतने में हम ये जानते हैं कि दयाल को उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पता लग जाता है कि वो उसके पोर्ट के ऊपर एक स्पाई बनकर आए और इसीलिए दयाल उस पुलिस स्पाई को सबके सामने मार देता है। और फिर इसीलिए दोस्तों यहीं पर ही हमें यह पता लगता है कि दयाल कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है एंड वो सिमोन के लीगल काम के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद ही शिफ्ट होता है और हम विशाखापट्टनम से सीधा चेन्नई शहर को देखते हैं और इसी चेन्नई शहर के अंदर एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन हीरो यानी कि रजनीकांत के, जिनका इस मूवी के अंदर नाम है देवराज, जिसे प्यार से सब लोग देवा कहते हैं। चेन्नई शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि देवराज यानी कि देवा अपने एक बड़े से पेंशन के अंदर रहता है, लेकिन इस पेंशन के अंदर वो अपने साथ अपने कई सारे कुली दोस्तों को रखता है। देवा को मिलाकर इस पेंशन के अंदर टोटल 18 लोग होते हैं और देवा के साथ यहाँ पर जीतने भी लोग होते हैं। वो सब के सब आज से बहुत साल पहले देवा के साथ कोली का काम किया करते थे और जिस टाइम पर ये सारे के सारे लोग कोली हुआ करते थे तब उस टाइम पर देव भाई उन सारे कुलियों का यूनियन लीडर हुआ करता था। लेकिन सालों पहले कुली का काम छोड़ने के बाद भी सभी लोग देवा की इज्जत करते थे और बहुत सारे लोग तो देवा के साथ ही रहा करते थे और क्योंकि देवा उन सारे कुलियों का लीडर था इसीलिए बाकी के सारे कुलियों से प्यार से बड़े भाई कहते थे। यहाँ तक कि उनके मन में देवा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत भी थी और वो इसीलिए क्योंकि देवा अपने सारे कुली साथियों को अपना परिवार मानता है और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि देवा का मिशन काफी ज्यादा बड़ा है और इसलिए इस मिशन के अंदर बहुत सारे कमरे भी हैं, जिस वजह से ये लोग मिलकर इस मिशन के बहुत सारे कमरों को किराए पर भी देते हैं जिनसे उन्हें कमाई भी होती है। लेकिन देवा की ये खासियत है कि वो अपने मिशन करे ये कमरे स्टूडेंट्स को बहुत ही कम प्राइस पर देता है और उसके साथ ही वो स्टूडेंट्स को खाना भी खिलाता है ताकि यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स आराम से पढ़ाई कर सके। लेकिन देवा के मिशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको एक कानून मानना पड़ता है और वो कानून होता है शराब न पीने का। असल में देवा का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था राजशेखर और इस राजशेखर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर सत्यराज ने, जो कि इससे पहले बाहुबली के अंदर कटप्पा को आप लेकर चुके हैं। और ये यानी कि राजशेखर और देवा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे
और आज से 30 साल पहले राजशेखर ने देवा को यह कसम दी थी कि वो आपसे शराब पीना छोड़ देगा। जिसके बाद से देवा ने शराब पीना छोड़ दिया और उसने अपने साथ साथ अपने मेंशन के किसी भी आदमी को भी शराब नहीं पीने दी। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि मेंशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कोई भी शराब नहीं पीता है। अब दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि देवा नंबर की लाइफ में सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक आदमी देवा के पास आता है और वो देवा को बताता है कि उसके पुराने दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर देवा को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन जब देवा मौत का कारण पूछता है तब उसे ये पता लगता है कि राजशेखर की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि राजशेखर ना सिर्फ देवा का दोस्त होता है, बल्कि सालों पहले राजशेखर अपनी बहन की शादी भी देवा से करवा रखी होती है और इसीलिए राजशेखर रिश्ते से देवा का साला भी लगता है। अब दोस्तों अपने दोस्त राजशेखर की मौत की खबर सुनकर देवा जल्दी से उसके घर जाता है और उसके घर जाकर देवा आखिरी बार अपने दोस्त को देखता है जो कि उसके सामने एक लाश बनकर पड़ा होता है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि राजशेखर की फैमिली में उसकी वाइफ की काफी साल पहले ही मौत हो चुकी होती है और इसीलिए राजशेखर के साथ उसकी 3 बेटियां होती है, जिनमें से जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो होती है श्रुति हसन और श्रुति हसन का इस मूवी के अंदर नाम है प्रीति भट्ट। दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रीति होती है वो देवा को कुछ खास पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो जैसे अपने घर के अंदर देवा को देखती है वैसी वो उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है, जिस वजह से देवा वहां से निकल जाता है और सीधा अपने साथियों से मिलता है। लेकिन दोस्तों देवा के मन में एक डाउट आता है और वो ये सोचता है कि उसका दोस्त राजशेखर तो काफी तंदुरुस्त था, तो आखिरकार उससे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और अब इसके लिए देवा ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त राजशेखर के बारे में डिटेल से जानेगा ताकि वो ये पता कर सके कि आखिरकार राजशेखर के साथ क्या क्या हुआ था। अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले राजशेखर की कंपनी में जाता है, यानी कि वहां जहां पर राजशेखर काम किया करता था। बट वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि उस कंपनी से राजशेखर ने 5 साल पहले काम छोड़ दिया था। हालांकि इसी टाइम पर देवा राजशेखर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेक करवाता है, जिसके बाद देवा को यह भी पता लगता है कि राजशेखर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी थी और असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सीने पर बहुत ही जोरदार वार करने की वजह से हुई थी। और इसलिए ये बात जानते हैं कि देवा को यह पता लग जाता है कि राजशेखर की मौत नेचुरली नहीं थी बल्कि राजशेखर का किसी ने मर्डर किया था और जिसने भी राजशेखर को मारा था उसने उसे मारने के लिए उसकी छाती साथी पर बहुत जोर जोर से वार किया था। और अब इसीलिए देवा यह फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो राजशेखर के कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद ही देवा एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि राजशेखर के काफी करीब था और इसीलिए उस आदमी से मिलकर देवा उससे राजशेखर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो आदमी राजशेखर के बारे में देवा को सारी बातें बताता है। अब इसके बाद राजशेखर की स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हम 5 साल पीछे जाते हैं। वो आदमी देवा को बताता है कि आज से 5 साल पहले राजशेखर एक कंपनी में काम किया करता था और जिस कंपनी में राजशेखर काम किया करता था वो एक साइंस और टेक की कंपनी थी एंड उसमें देवा उनके लिए नए नए रिसर्चेस करता था। लेकिन देवा अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, पर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और राजशेखर के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन राजशेखर के पास एक रिसर्च का आइडिया था और इसीलिए 5 साल पहले उसने सबसे पहले अपनी कंपनी से रिजाइन किया और वो अपने रिसर्च के काम पर लग गया और जिस चीज के ऊपर राजशेखर काम कर रहा था वो चीज असल में एक मोबाइल क्रीमेटर थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल क्रीमेटर बेसिकली एक ऐसा छोटा डिवाइस होता है जिस पर अगर आप किसी भी पक्ष या फिर जानवर को रखते हैं तो फिर इस मशीन से निकलने वाली बहुत तेज करंट उस जानवर की पूरी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स के अंदर अश बना देती है, यानी कि राग, और वो भी बिना कोई पोल्यूशन किए। हालांकि उस क्रीमेटर मशीन को पूरा करने के लिए राजशेखर को कई सारे इलीगल सामान की जरूरत थी और इसीलिए उसने कस्टम ऑफिसर के जरिए विदेश से उसी लीगल सामान को मंगवाया एंड फिर उस सारे सामान की मदद से उसे अपनी मशीन को तैयार कर लिया। अब राजशेखर बेसिकली अपने उस क्रीमेटर मशीन को सरकार से अप्रूव करवाना चाहता था और वो ये चाहता था कि सरकार इस मशीन का इस्तेमाल करे और जो भी जानवर या पक्षी मर जाए उन सबको इस मशीन के जरिए राख बना दे। क्योंकि दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी का भी नॉर्मल तरीके से क्रिमेशन करते हैं तो फिर उससे एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन राजशेखर की इस मशीन के जरिए उस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। अब राजशेखर को यह भरोसा था कि सरकार इस मशीन को अप्रूव कर देगी, जिसके बाद इस मशीन के पेटेंट के बदले में राजशेखर को जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से वो अपनी बेटियों को डॉक्टरी की पढ़ाई करवा पाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब राजशेखर मशीन का इंस्पेक्शन होता है तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स राजशेखर के इस मशीन को अप्रूव करने से मना कर देते हैं और बेसिकली वो लोग राजशेखर से ये कहते हैं कि राजशेखर की बनाई हुई है मशीन तो काफी बढ़िया है, लेकिन इस मशीन से जितने अच्छे काम हो सकते हैं उतने ही बुरे काम भी हो सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि अगर ऐसी मशीन कल को किसी गलत हाथ में पड़ गई तो फिर वो गलत सोच वाला इंसान इस मशीन के जरिए बहुत सारे लोगों की भी जान ले सकता है। और क्योंकि इस मशीन के जरिए हम वो किसी को भी कुछ ही सेकंड्स में राख बना सकते हैं, इसीलिए जिन भी इंसानों को इस मशीन के जरिए मारा जाएगा उनकी ना तो पहचान हो पाएगी और ना ही ये पता लग पाएगा कि आखिरकार वो इंसान कहेगा, और इसीलिए ये तर्क देगा राजशेखर के इस मशीन को अप्रूव नहीं किया जाता। अब स्टोरी में आगे राजशेखर का वो साथी देवा को ये बताता है कि राजशेखर के उस स्क्रीमेटर मशीन के रिजेक्ट होने के बाद राजशेखर काफी ज्यादा टूट गया और फिर इसीलिए अपनी बेटियों को पालने के लिए उसे झोंका मिला। वो काम करने लगा, लेकिन ये सब सिर्फ तब तक चला जब तक इस बारे में साइमन को पता नहीं चल गया। अब दोस्तों इसके बाद ही हम स्टोरी में साइमन को देखते हैं, जहां पर हम ये जानते हैं कि साइमन के लीगल कामों की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं और इसलिए एक बार बहुत सारे लोग मिलकर साइमन पर जानलेवा अटैक करते हैं। लेकिन साइमन अपने साथियों के साथ मिलकर उन सारे लोगों को जान से मार देता है। लेकिन पता नहीं कैसे उन सारी किलिंग के बारे में पुलिस को पता लग जाता है और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सीमोन के जो भी खबरी होते हैं वो सीमोन को ये बताते हैं कि सीमोन को कुछ भी करके उन सारी डेड बॉडीज को डिस्पोज करना होगा, क्योंकि अगर वो डेड बॉडीज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिल गई तो फिर सीमोन को कोई नहीं बचा सकता है। अब इस बारे में सीमोन काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर उसके पास उसका बेटा आता है और सीमोन का बेटा अर्जुन उसे राजशेखर की मशीन के बारे में बताता है
अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि राजशेखर को अपनी मशीन को बनाने के लिए काफी सारे लीगल सामान को इंपोर्ट करना पड़ा था और उन सारे लीगल सामान को इंपोर्ट करने में उसकी मदद एक कस्टम ऑफिसर ने की थी। लेकिन वो कस्टम ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि साइमन का बेटा अर्जुन ही था। और इसलिए यहाँ पर अर्जुन अपने फादर साइमन से कहता है कि मैंने राजशेखर नाम की एक आदमी की इलीगल सामान लाने में मदद की थी और उसकी मदद से उसने एक ऐसे क्रिमेटर मशीन को डेवलप किया है जी इस मशीन की मदद से हम किसी को भी राग बना सकते हैं। अब ये बात सुनते ही साइमन जल्दी से राजशेखर के पास जाता है और वो वहां आकर राजशेखर से उस मशीन को चलाने के लिए कहता है। लेकिन राजशेखर साइमन की बात नहीं मानता और वो साइमन से कहता है कि वो साइमन के किसी भी गलत काम में उसका साथ नहीं देगा। बट ये बात सुनकर साइमन राजशेखर के सामने उसकी तीनों बेटियों को जान से मारने की धमकी देता है और इसलिए अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए राजशेखर को मजबूरी में साइमन के लिए काम करना पड़ता है और अपनी राय भी मशीन का इस्तेमाल साइमन के लिए करना पड़ता है। हालांकि राजशेखर के इस काम के बारे में उसकी सिर्फ बड़ी बेटी प्रीति को पता होता है और इसलिए राजशेखर प्रीति के साथ मिलकर अपने मशीन को चलाता है और वो साइमन के द्वारा मारे गए सारे डेड बॉडीज को डिस्पोज कर देता है, जिसके बाद वो सारी की सारी डेड बॉडीज राख बन जाती है। अब इस काम के बदले में साइमन राजशेखर को काफी सारे पैसे देता है, लेकिन वो राजशेखर के इस काम से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो राजशेखर से कंटिन्यूअसली काम करवाने रखता है और आगे उसके पास जो भी डेड बॉडीज आती है उन सबको भी वो राजशेखर की मशीन के जरिए खाद्य बना देता है। अब राजशेखर की इतनी कहानी सुनने के बाद ही देवा को यह समझ में आ जाता है कि राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति उसके काम में उसका साथ दिया करती थी। इसलिए हो ना हो अब राजशेखर के मरने के बाद सिमोन के लोग प्रीति को लेने आएंगे क्योंकि राजशेखर के बाद अब प्रीति है जो कि मशीन चलाना जानती है एंड अब इसलिए देवा जल्दी से प्रीति के पास जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर वही देखता है कि वहां पर सिमोन के गुंडे पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं और फिर इसलिए देवा पहले तो प्रीति को उन गुंडों से बचाता है, उन गुंडों को बीट करता है एंड फिर वो उन गुंडों से कहता है कि वो खुद भी मशीन चलाना जानता है और इसलिए अगर वो लोग चाहे तो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि देवा और प्रीति दोनों ही सिमोन के आदमियों के साथ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे आदमी उन दोनों को दयाल के पास ले जाते हैं। अब दयाल जैसे इस बात को जानता है ऐसे वो देवा और प्रीति को अपने साथ ले जाता है और वो उन दोनों को मशीन के पास लाकर उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है ताकि जो डेड बॉडीज उनके पास पड़ी होती है वो उन सबको खाक बना सके। अब यहाँ पर प्रीति अपने फादर की इस मशीन को चलाना जानती थी और इसलिए वो यहाँ पर देवा को ये मशीन चलाना सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस मशीन के जरिए सारी डेड बॉडीज को ऐश बना देते हैं। इसके साथ ही ये सब देखकर दयाल को भी बिलीव हो जाता है कि देवा को भी ये मशीन चलाए। अब दोस्तों देवा इस बात को जान चुका था कि उसका दोस्त राजशेखर साइमन के लिए काम करता था और जाहिर है कि साइमन को राजशेखर से बहुत ज्यादा फायदा था। इसलिए जाहिर सी बात है कि राजशेखर को ना तो साइमन खुद मारेगा और ना ही अपने आदमियों से मरवाएगा, इसलिए हो ना हो राजशेखर को मारने वाला कोई और ही है। लेकिन वो आदमी कौन हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए देवा साइमन के ग्रुप में आ जाता है और साइमन के पोर्ट पर क्रिमेटर मशीन को चलाने का काम करने लगता है। अब दोस्तों इन सबके बीच में हम साइमन को देखते हैं जो कि असल में दिलीप नाम के उस पुलिस कांस्टेबल स्पाई के बारे में जान जाता है जिसे आज से 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके पोर्ट पर स्पाई करने के लिए भेजा था। और दोस्तों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि वो पुलिस का स्पाई यानी कि दिलीप और कोई नहीं बल्कि दयाल है, वही दयाल जो कि साइमन का सबसे खास आदमी बना पड़ा था। लेकिन आज साइमन दयाल के बारे में सब कुछ जान चुका था और इसीलिए साइमन सीधा अपने पोर्ट पर आ गया और वो दयाल पर हमला कर देता है और वो एक हथौड़े से दयाल को पिट पीट कर उसकी जान ले लेता है। लेकिन अब इसके बाद ही सिमोन देवा और प्रीति को बुलाता है, जिसके बाद जब देवा सिमोन के सामने आता है तब सिमोन उसे देखकर कहता है कि क्या राजशेखर के बाद वो उसके लिए मशीन ऑपरेट कर रहा है जी। इस पर देवा उसे हाँ बोलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिमोन देवा को ध्यान से देखने लगता है और फिर उसके बाद वो देवा से कहता है कि उसने देवा को पहले भी कहीं पर देखा हो। लेकिन इस बात को सुनकर देवा मना करता है एंड वो साइमन से कहता है कि वो उससे पहली बार मिल रहा है और फिर इसलिए ये बात सुनकर साइमन बात को नजरअंदाज करता है एंड वो देवा को शीतल दयाल की डेड बॉडी दिखाता है, जिसके बाद वो देवा से कहता है कि वो इस दयाल की बॉडी को ले जाकर शहर में जो कमिश्नर का ऑफिस है उसके बगल वाले शमशान घाट में दफना दे। और साइमन ऐसे इसलिए करवाना चाहता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट दयाल की बॉडी देखे और पुलिस को यह पता लगे कि अब अगर उन्होंने किसी को भी स्पाई बनाकर उसके पोर्ट पर भेजा तो सिमोन उस अगले पुलिस वाले का भी यही हाल करेगा। और दोस्तों इस काम को सौंपने के साथ ही सिमोन देवा से यह भी कहता है कि अगर देवा सिमोन का यह काम करता है और वो दयाल को गा देता है तो फिर सिमोन भी देवा के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। हम इस बात को सुनने के बाद ही देवा और प्रीति दोनों मिलकर दयाल की बॉडी को सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे लेकर सीधा कमीशन ऑफिस के बगल के शमशान घाट में जाते हैं एंड वहां जाकर दयाल की बॉडी को गाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग जैसी दयाल को गाड़ते हैं वैसे ही कुछ सेकंड्स के बाद ही दयाल मिट्टी से बाहर आ जाता है। ये देखकर देवा भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रीति देवा को यह बताती है कि एक्चुअली में दयाल के साथ जो भी हुआ है वो काफी ज्यादा रियर केस है, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। असल में अगर किसी इंसान को बहुत जोर जोर से मारा जाए तो उसकी सांसें रुक सकती है और बाकियों को ऐसा लग सकता है कि वो इंसान मर चुका है, लेकिन फिर अचानक से कुछ टाइम बाद ही उसके सांसें फिर से चलने लगती है जिस वजह से उसकी जान वापस आ जाती है। और बिल्कुल यही केस इस टाइम पर दयाल के साथ हुआ है। लेकिन एक बार कवर से बाहर आने के बाद ही जो दयाल होता है वो सीधा देवा के पैर पकड़ लेता है एंड वो देवा से कहता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि वो असल में एक पुलिस का आदमी है जो कि खुद सिमोन के ऊपर स्पाई करके उसे पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहता है। इससे उसके साथ ही वो देवा से ये भी कहता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और अगर वो मर गया तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब इन बातों को सुनकर देवा को दयाल पर दया आ जाती है और इसलिए वो दयाल को वहां से भागने देता है। लेकिन अब क्योंकि दयाल बहुत ही बुरी हालत में होता है इसलिए प्रीति भी उसके साथ जाती है और वो उसे ट्रेन के जरिए हैदराबाद छोड़ने जाती है। इधर देवा जल्दी से साइमन के पास वापस जाता है और वो साइमन से कहता है कि उसने दयाल की डेड बॉडी को गाड़ दिया है। बात सुनकर सिमोन काफी खुश होता है और इसीलिए वो देवा को एक वीडियो दिखाता है। अब असल में दोस्तों ये वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज होती है
लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज में देवा ये देखता है कि जीस दयाल की अभी वो मदद करके आ रहा है। उसी दयाल ने उसके दोस्त राजशेखर को बांधकर मारा था। वो वीडियो में देखता है कि दयाल ने उसके दोस्त राजशेखर की हाथ बांध दिए और उसकी छाती पर जोर जोर से घूंसे मारे, जिसके बाद उन हमलों की वजह से राजशेखर की मौत हो गई। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद देवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये सोचने लगता है कि जीस दयाल ने उसके खास दोस्त की जान ली। उसने उसी दयाल को जिंदा छोड़ दिया और उसे भागने में मदद भी की। लेकिन दोस्त, अब इसी दौरान देवा को फोन आता है और जब देवा फोन उठाता है तब उसे पता लगता है कि फोन के सामने और कोई नहीं बल्कि दयाल है। और दयाल को देखकर हमें पता लगता है कि जीस ट्रेन से दयाल और प्रीति गए थे। दयाल ने उसी ट्रेन के लोग को, पायलट को जान से मार दिया है और अब वो ट्रेन को अपनी मर्जी से चला रहा है एंड वो उसे वहीं पर रोकेगा जहां उसे रोकने का मन करेगा। इसके साथ ही वो प्रीति को भी अपने कब्जे में कर लेता है एंड इसीलिए वो फोन पर हंसते हुए देवा से ये कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। हालांकि यहाँ फोन पर ही देवा दयाल से पूछता है कि आखिरकार उसने उसके दोस्त राजशेखर को क्यों मारा। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि दयाल उसकी बात का जवाब नहीं देता है एंड वो देवा से कहता है कि अब उसके दोस्त राजशेखर की बेटी उसके कब्जे में है और इसीलिए अगर देवा प्रीति की जान सही सलामत चाहता है तो फिर उसे वही करना होगा जो वो करवाना चाहता है। क्योंकि अगर देवा ने ऐसा नहीं किया तो वो ना सिर्फ प्रीति को जहां से मार देगा बल्कि वो सिमोन को फोन करके ये भी बता देगा कि वो जिंदा है और उसे जिंदा छोड़कर विशाखापट्टनम से भगाने वाला देवा ही है। और ये बात जैसे ही वो सिमोन को बताता है वैसे ही सिमोन खुद ही देवा को जाल से मार देगा। इसीलिए दयाल देवा से कहता है कि उसकी और उसकी ये दोस्त की बेटी प्रीति की दोनों की जान उसके कब्जे में है, इसलिए देवा को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब देवा को अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन अब उसे राजशेखर की बेटी प्रीति की जान की चिंता होती है। इसीलिए वो दयाल की बात के लिए हाँ कर देता है और वो उसका काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ और वो बात यह है कि इस मूवी की स्टोरी में काफी सारे फ्लॉस है और उन्हीं में से स्टोरी का एक फ्लॉ ये भी है कि आखिरकार दयाल ने राजशेखर को क्यों जान से मारा। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है और उसे ये समझ में आया कि आखिरकार दयाल ने राजशेखर को क्यों मारा था तो आप ये बात कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी के अंदर तो कहीं भी इस बात का कोई असर नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है कि दयाल ने राजशेखर को इसीलिए मारा होगा क्योंकि शायद से राजशेखर दयाल की सच्चाई जान गया होगा और मे भी राजशेखर को यह पता लग गया होगा कि दयाल सिमोन के लिए वफादार नहीं है और शायद वो इस बात को सिमोन को बताने भी वाला था एंड इसलिए हो सकता है कि दयाल ने राजशेखर को जहां से मार दिया हो ताकि वो उसके बारे में किसी को कुछ न बता पाए। अब दोस्तों, मूवी की स्टोरी पर वापस आए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दयाल देवा से अपना काम करवाने लगता है क्योंकि जाहिर है कि सिमोन के डर की वजह से अब दयाल बाहर नहीं आ सकता है और इसलिए दयाल को जिन भी आदमियों से कुछ लेना होता है वो उन्हें देवा के जरिए लेता है और वो देवा के हाथों वो सामान रिसीव करके उन सारे सामान को अपने अड्डे पर छुड़वाता है। जीस अड्डे के बारे में वो देवा को बताता है और साथ ही साथ उस जगह के लॉक को खोलने के लिए वो देवा को एक चाबी भी दिलवाता है। और दोस्तों, जब देवा दयाल के उस अड्डे पर जाता है तब हम भी ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा होता है, बहुत सारे ज्वेलरी और गोल्ड होता है और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं। इसके साथ ही दयाल उस अड्डे में देवा के हाथों 2 पासपोर्ट भी लाता है। और दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो दयाल है उसे 8 से 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्पाई बनाकर पोर्ट पर भेजा था ताकि वो साइमन की जासूसी करके उसके बारे में पुलिस को बता सके और वहां जाकर दयाल ने साइमन का भरोसा भी जीता एंड उसका खास आदमी भी बन गया। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कहे अनुसार उसने 1 साल तक पुलिस के लिए प्रॉपर काम किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दयाल के में लालच आ गया और फिर इसीलिए उसने पुलिस के लिए खबरी का काम करना छोड़ दिया और वो सिमोन के पोर्ट पर अपने भरोसे और अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां पर धीरे धीरे करके ज्वेलरी और बाकी सारा सामान चोरी करने लगा और उसने वो सारा सामान अपने अड्डे पर भर लिया, उसी अड्डे पर जहां पर हमने अभी देवा को देखा है। लेकिन अब इन सब के साथ ही उसने अपने लिए 2 फेक पासपोर्ट भी बनवा लिया है। इसलिए अब शायद सहदयाल का यही इरादा है कि अब वो इन सारे सामान को लेकर चुपके से गायब हो जाए और इंडिया छोड़कर किसी और देश जाकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, अब इन सब के साथ ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो सिमोन का बेटा था यानी कि अर्जुन, वो अपने पोर्ट पर काम करने वाली एक दूसरी लड़की से प्यार करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि अर्जुन को अपने फादर सिमोन से काफी डर लगता है इसलिए वो उस लड़की के बारे में अपने फादर सिमोन को नहीं पता था, पर साथ ही वो ये फैसला करता है कि वो इस बारे में सीधा देवा से बात करेगा क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसका फादर सिमोन देवा की रिस्पेक्ट करता है और इसीलिए हो ना हो अगर देवा उसकी तरफ से बात करेगा तो शशि सिमोन उसके रिश्ते के लिए हाँ बोल देगा। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन सीधा देवा के पास जाता है एंड वो उससे अपने बारे में बताता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पर अर्जुन का फादर सिमोन विदेश में है और वो जिन क्रिमिनल्स के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है वो उनकी मीटिंग में गया हुआ है और दोस्तों के सिंडिकेट के अंदर वो सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि सब मिलकर स्मगलिंग का काम करते हैं और देखा जाए तो सिमोन भी इन सब के साथ मिलकर ही काम करता है। लेकिन असल में इन सब के सिंडिकेट का एक हेड है जिसका नाम है दाहा और उस दाहा के सिंडिकेट के सारे मेंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं और अब वही दाहा सिमोन से मिलने भी आ रहा है। हालांकि दोस्तों, ये सिंडिकेट का लीडर दाहा कौन है ये हम सबको मूवी में आगे पता लगेगा। बाकी दोस्तों, इधर इंडिया में हम ये देखते हैं कि दयाल देवर को फोन करता है एंड वो उससे कहता है कि वो सिमोन के बेटे अर्जुन को जान से मारता है। लेकिन दोस्तों, देवा से करने से मना करता है और वो दयाल से कहता है कि सिमोन का बेटा अर्जुन बहुत ही शरीफ है और उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर दयाल देवा पर जोर बनाता है एंड वो उससे कहता है कि अगर उसने अर्जुन को नहीं मारा तो फिर वो प्रीति को मार देगा। अब हालांकि दोस्तों, इन सब के बाद भी देवा अर्जुन को नहीं मारता और अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता है देवा उसे उसके साथ भगा देता है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ टाइम बाद ही दयाल देवा को फोन करता है एंड वो उसे वीडियो कॉलिंग करके कहता है कि वो उसके दोस्त की बेटी प्रीति को जासे मार देगा क्योंकि देवा ने उसके कहने पर अर्जुन को नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि देवा काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो उसी वीडियो कॉल पर दयाल को अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाता है। बट देवा ने उस टाइम पर अर्जुन की गर्लफ्रेंड को बांध के रखा होता है
लेकिन दोस्तों वीडियो कॉल पर जैसे दयाल अर्जुन की गर्लफ्रेंड को बंधा हुआ देखता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ही देवा उसके बारे में बताता है और वो दयाल से कहता है कि मैं जानता हूं कि अर्जुन की जो गर्लफ्रेंड है वो और कोई नहीं बल्कि तेरी बीवी है, और ये भी तेरी तरह अंडरकवर होकर काम कर रही है, एंड तूने इसे अर्जुन से प्यार का ड्रामा करने के लिए कहा था। लेकिन अब तेरी ये बीवी मेरे हाथों पकड़ी जा चुकी है और इसीलिए तू जल्दी से प्रीति को छोड़ दे वरना ये मारी जाएगी। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए दयाल जल्दी से प्रीति को छोड़ देता है, जिसके बाद प्रीति वहां से भाग जाती है और रास्ते में उसे देवा के लोग उठा लेते हैं एंड उसे अपनी गाड़ी में सेफली देवा के पास लाने लगते हैं। इधर देवा भी प्रीति को रिसीव करने के लिए निकल जाता है, लेकिन देवा जैसी यहां से निकलता है वैसे हम ये देखते हैं कि दयाल की ये जो बीवी होती है जिसे देवा ने बांध दिया होता है वो अर्जुन के सामने रोने लगती है। हालांकि अर्जुन के सामने उसका भांडा तो फूट गया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन उससे प्यार करने लगा था और इसलिए दयाल की बीवी अर्जुन के सामने रो धोके ये कहती है कि मैं दयाल से प्यार नहीं करती, दयाल उन्होंने मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया था, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों ये सारी बातें सुनकर अर्जुन पिघल जाता है और वो दयाल की वाइफ को फ्री कर देता है, लेकिन फ्री होने के बाद ही दयाल की वाइफ अर्जुन को बीट कर देती है और उसे ले जाकर एक गाड़ी में बांध देती है। इसके बाद दयाल की वाइफ जल्दी से दयाल को फोन करती है एंड वो उससे कहती है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। जिसके बाद दयाल जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो जल्दी से प्रीति का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही दयाल की जो वाइफ होती है वो भी प्रीति के पीछे लग जाती है और वो भी प्रीति को ढूंढने लगती है। जिसके बाद दोस्तों दयाल रास्ते में प्रीति को पकड़ लेता है और उस टाइम पर प्रीति के साथ देवा के जितने भी लोग होते हैं दयाल उन सबको मार देता है, लेकिन प्रीति उन सबसे बचकर एक ट्रेन में घुस जाती है। अब दोस्तों इस टाइम पर प्रीति को ये याद आता है कि एक बार उसके फादर राज शेखर ने उसे ये कहा था कि अगर लाइफ में जब भी तुम्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए और तुम्हारी जान पर खतरा है तो मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं और तुम्हें उस टाइम पर इस नंबर पर फोन करना होगा और तुम्हें कहना होगा कोली नंबर 5821। अब दोस्तों इसी टाइम पर स्टोरी के साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि असल में ये कोली नंबर यानी कि कोली नंबर 5821 और किसी का नहीं बल्कि देवा का नंबर है। इसके साथ ही स्टोरी के जरिए हमें यह भी पता लगता है कि राजशेखर के जीस करीबी आदमी ने देवा को उसके बारे में बताया था। उसने देवा को यह भी बताया था कि वो जानता है कि देवा राजशेखर की बहन का, लेकिन देवा ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था। बट देवा के जाने के बाद देवा की एक बेटी हुई थी, लेकिन दोस्तों एक हादसे में देवा की वाइफ और राजशेखर की वाइफ दोनों की वाइफ मारी गई थी और फिर इसीलिए उसके बाद से राजशेखर ने अपनी दोनों बेटियों के साथ साथ देवा की बेटी को भी संभालना था। और इसीलिए दोस्तों राजशेखर की जो सबसे बड़ी बेटी है यानी कि प्रीति वो उसकी नहीं बल्कि देवा की बेटी है और इसीलिए राजशेखर ने प्रीति से यह कहा था कि अगर उसे लाइफ में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो तो वो एक नंबर पर फोन करके कुली नंबर 5821 बोले। और दोस्तों वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि रजनीकांत का है, यानी कि देवा के साथ ही साथ राजशेखर का साथी देवा का स्टोरी मैं ये भी बताता है कि अगर कभी तुम्हारे फोन पर कोई फोन करे और वो तुमसे कुली नंबर 5821 का है तो समझ जाना कि सामने वाला तुम्हारी औलाद है। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि प्रीति बिल्कुल ऐसे ही करती है और वो नंबर पे डायल कुली नंबर 5821 कहती है, जिसके बाद ही देवा को भी पता चल जाता है कि प्रीति असल में उसी की बेटी है। अब हालांकि दोस्तों इन सब के बीच हम ये देखते हैं कि दयाल प्रीति को ढूंढने में फेल हो जाता है, लेकिन दयाल की जो वाइफ होती है वो प्रीति तक पहुंच जाती है। बट इन सब के बीच ही जो सिमोन होता है उसे ये पता चल चुका होता है कि उसका बेटा अर्जुन लापता है। इसके साथ ही सिमोन के साथियों उसे ये बताते हैं कि उन सबने सिमोन के बेटे अर्जुन को आखिरी बार देवा के साथ देखा था और अब इसीलिए दोस्तों सिमोन ने अपने आदमी को भेजता है ताकि उसके आदमी देवा और उसके दोस्त राजशेखर की बेटी प्रीति दोनों को उठा सके और इसीलिए यहाँ पर दयाल की वाइफ जैसी प्रीति को पकड़ दिया है। वैसे ही सिमोन के कई सारे आदमी वहां पर आते हैं और वो प्रीति एंड दयाल की वाइफ दोनों को कैप्चर करके इस सिमोन के पासपोर्ट पर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच ही हम दयाल को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ ने बता दिया था कि उसने अर्जुन को कौन सी गाड़ी में छुपाया है और इसीलिए दयाल सीधा उसी गाड़ी अंदर जाता है एंड वहां पहुंचकर वो सीधा सिमोन को वीडियो कॉल करता है एंड वीडियो कॉल पर वो सिमोन के सामने उसके बेटे को जाल से मार देता है और मारते हुए वो सिमोन से ये कहता है कि ये सब कुछ वो देवा के कहने पर कर रहा है और देवा ने ही उसके बेटे को मारने के लिए कहा है। और यहाँ पर दयाल ये सब कुछ इसीलिए करता है ताकि सिमोन देवा को मार दे और इतने में दयाल अपनी वाइफ को लेकर देश छोड़कर भाग जाए। लेकिन दोस्तों सिमोन वीडियो कॉल पर अपने बेटे को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा बौखला जाता है और इसीलिए वो अपने बहुत सारे आदमी देवा को पकड़ने के लिए भेजता है ताकि उसके आदमी देवा को पकड़ के उसके पास पोर्ट पर ला सके। लेकिन दोस्तों जब सिमोन के आदमी देवा मेंशन पहुंचते हैं और देवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब देवा सबको बीट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर देवा अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर देखते देखते वहां पर देवा के 18 और साथी आते हैं जिनमें से एक कालिशा भी होता है और दोस्तों ये जो कालिशा है उसे प्ले किया है एक्टर उपेंद्र ने, जो कि वैसी साउथ इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर है एंड इसीलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सारी खोली मिलकर साइमन के सारे साथियों को मार देते हैं। और दोस्तों मूवी का ये फाइट सीन काफी गजब का सीन होता है। हालांकि दोस्तों इन सब के बाद ही देवा को ये पता लग जाता है कि इस टाइम पर उसकी बेटी प्रीति साइमन के साथ उसके पोर्ट पर है और इसीलिए वो जल्दी सा खेला उसे बचाने निकलता है एंड वो अपने साथियों को अपने पीछे से आने के लिए कहता है। इसके बाद इसी शिफ्ट होता है और हम सीधा साइमन को देखते हैं जिसने कि अपने सामने प्रीति और दयाल की वाइफ को बिठाने का होता है। अब दोस्तों साइमन यहाँ पर दयाल की वाइफ के बारे में भी जान चुका था और इसीलिए वो यहाँ पर दयाल को वीडियो कॉल करता है एंड उसके सामने उसकी वाइफ को जा से मार देता है। इसके बाद वो देवा के आने का वेट करता है ताकि वो देवा के सामने उसकी बेटी को भी मार सके। अब दोस्तों अगले पल देवा साइमन के सामने आता है जिसे देखकर साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो देवा से कहता है कि वो जान चुका है कि उसके बेटे उनको मरवाने वाला देवा है। लेकिन इस बात पर देवा साइमन को यह बताता है कि उसके बेटे को ना तो उसने मारा है और ना ही मरवाया है और इसीलिए वो उसके दोस्त की बेटी प्रीति को जाने दे, अगर साइमन चाहे तो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मार दे। लेकिन दोस्तों ये बात सुनकर साइमन देवा से कहता है कि तुझे देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूं कि तू कोई आम इंसान नहीं है और ना ही तू ये सब सिर्फ अपने दोस्त की बेटी के लिए कर रहा है, इसलिए तू मुझे ये बता कि आखिरकार तू है कौन।
और आखिरकार तू ऐसा सब कर क्यों रहा है? अब दोस्तों सबके बाद ही देवा सिमोन को अपनी स्टोरी बताता है। देवा की कहानी आज से 30 साल पहले शुरू होती है। आज से 30 साल पहले देवा एक कुली हुआ करता था और जब वो कुली का काम किया करता था उसी टाइम पर उसकी दोस्ती राजशेखर से हुई थी। राजशेखर बहुत अच्छा इंसान था और इसीलिए उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई और वो यानी कि देवा, उसका दोस्त राजशेखर और उसके साथ के बहुत सारे कुली साथी एक साथ मिलकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के लिए काम करते थे और उनका जो मालिक था वो उन्हें काम के ठीक ठाक पैसे देता था। लेकिन फिर एक दिन मालिक ने काम के लिए सारे कुलियों को विदेश भेजा और वहां पर उसे टैनर उठवाए। हालांकि उसको और उसके साथी कुलियों को अब तक ये कुछ भी नहीं पता था कि उन कंटेनर्स के अंदर क्या होता है। लेकिन विदेश में उस दिन वो सबको ये पता लगा कि उन सभी कंटेनर्स के अंदर ड्रग का सप्लाई होता है और क्योंकि वहां विदेश में पुलिस की रेड पड़ी इसलिए वो सारे कुल पकड़े गए। जिसके बाद मालिक ने भी सारा का सारा ब्लेम कुलियों पर डाल दिया और ये कहा कि ये सारा स्मगल कुली कर रहे हैं। वहां पर टोटल 400 कुली फंसे हैं और इसीलिए वहां की पुलिस ने हमें ऑप्शन दिया कि अगर हम 400 कुली में से कम 100 कुली भी इस जोन को अपना ले तो फिर उन 100 कुलियों के बदले में बाकी 300 को वापस इंडिया भेजा जा सकता है। अब ऐसा करने के लिए वो सारे कुली मान गए, जिसके बाद वो सारे कुलियों को चुरा गया जिनके आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है और वो सारे 300 कुली जिनकी फैमिली है उन सबको वापस जाने के लिए कहा गया। लेकिन जो 100 कुली वहां पर रुक रहे थे उनके साथ मैं भी रुका। यानी कि देवा पर मेरे दोस्त राष्ट्रकर ने मुझे वहां से चलने के लिए कहा और उसने मुझसे कहा कि अगर वो यहां पर रुकता है तो वो मुझे यानी कि अपने दोस्त को और अपने परिवार को भूल जाए। मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा थी, मैं अपने कुली दोस्तों को चुनूं या फिर अपने परिवार को। पर आखिरकार मैंने अपने कुली साथियों को चुना और मैं वहीं पर रुक गया। लेकिन देवा के साथ साथ जो 100 कुली वहां पर रुके थे उन सभी को उनकी कंपनी के मालिक ने मरवाने की कोशिश की और कई सारे कुलियों को उसने मार भी दिया। लेकिन फिर ये सब देखकर देवा यानी कि वो रुका नहीं और उसने उस स्टेट को जहां से मार दिया। और ये स्टोरी बताते बताते देवा सिमोन से कहता है कि अपनी कंपनी के जिस मालिक को उसने जहां से मारा वो और कोई नहीं बल्कि सिमोन का फादर्स दे दिया था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सिमोन शॉक हो जाता है और फिर यहीं से उसे ये बात याद आती है कि क्यों उससे पहले ऐसा लगता था कि उसने देवा को कहीं तो देखा हुआ है। असल में उसने देवा को तब देखा था जब वो काफी छोटा था और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर देवा ने उसके फादर को मारा था। अब दोस्तों ये बात जानते हैं सिमोन गुस्से से देवा पर हमला करता है जिसके रिस्पांस में उन दोनों के बीच फाइट होती है और उस फाइट में देवा सिमोन को जान से मार देता है और इसी टाइम पर देवा की मदद के लिए उसके कुली साथी भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए सिमोन के मरने के बाद उसका जो इलीगल हुआ था जो सामान पोर्ट पर होता है वो अपने साथियों की मदद से उन सबको भी ब्लास्ट करवा देता है। अब इसके बाद देवा अपने कुली साथी और प्रीति के साथ जब जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे बहुत सारे आदमी खेल लेते हैं और वो सारे आदमी देवा और उसके साथ के लोगों को लेकर सीधे एक अनजान जगह पर जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देवा और उसके साथियों के सामने एंट्री होती है दाह की वही दाह जो कि सिमोन के सिंडिकेट का लीडर है। एंड दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दाह और कोई नहीं बल्कि कि आमिर खान है। यहाँ पर दाह को ये पता लगता है कि देवा ने सिमोन को मारा है उसके सिंडिकेट के मेंबर को और इसीलिए दाह सीधा अपने हाथ में एक तलवार उठाता है और वो देवा को मारने जाता है। लेकिन देवा के पास आते ही उसे कुछ याद आता है और वो पास्ट में एक स्टोरी को याद करता है। और दोस्तों स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर देवा ने सिमोन के फादर जेवियर को जहां से मारा था उस टाइम पर वहां पर दाह भी प्रेजेंट था और वैसे तो उस टाइम पर दाह का फादर भी एक गैंगस्टर था। लेकिन देवा को देखकर दाह ने ये मान लिया था कि देवा उसके फादर से भी ज्यादा पावरफुल आदमी है और इसीलिए उस दिन से दाह देवा की इज्जत करने लगा था। और आज 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में दाह देवा को पहचान लेता है और फिर इसीलिए दाह देवा को अपनी गंग को ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों साथ मिलकर काम कर सके। अब इसके बाद ये देवा सीधा दाह के फादर के पास जाता है और उसे हाँ बोल देता है। लेकिन उसके साथ ही वो दाह के फादर से ये भी बोलता है कि वो गैंग को ज्वाइन करने के लिए तो राजी है लेकिन वो अभी भी यही बोलेंगे कि अगर गैंग में उसके कुली साथियों को कुछ भी हुआ तो फिर उससे बुरा कोई भी नहीं होगा क्योंकि अपने साथियों के लिए वो पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम दयाल को भी देखते हैं जिससे भी दाह ने कैप्चर करवा लिया था और फिर इसीलिए यहाँ पर देवा बहुत ज्यादा मिट्टी खुदवाता है एंड उसके अंदर दयाल को धक्का मार के उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है ताकि दयाल की मौत हो जाए और फिर इस तरह से देवा दयाल को मारकर उस अपने दोस्त राजशेखर की मौत का बदला लेता है। अब दोस्तों वैसे तो अब यहाँ पर इस सीन के बाद इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ इस आखिरी सीन के अंदर भी मुझे काफी बड़ा फ्लो दिखता है और वो फ्लो होता है दाह और देवा के मिलने वाला सीन क्योंकि दाह जैसे ही देवा के सामने आता है वैसे ही वो तलवार से उसे मारने वाला होता है। बट अचानक से दाह को याद आ जाता है कि वो देवा को 30 साल पहले से जानता है और इसी वजह से वो देवा को जान से नहीं मारता। लेकिन दोस्तों अगर दाह को ये बात याद नहीं आती फिर तो वो देवा को जान से मार देता और सिर्फ देवा नहीं बल्कि उसके सारे साथी भी मारे जाते, इवन उसकी बेटी प्रीति भी। और दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक और गड़बड़ी है एंड वो वाली गड़बड़ी है कि दाह ने भी देवा को 30 साल पहले देखा था और सिमोन ने भी देवा को 30 साल पहले देखा था। लेकिन दाह ने देवा को एक ही बार में पहचान लिया और सिमोन देवा को बार बार देखकर भी नहीं पहचान पाया, जबकि सिमोन के नजरिए से तो देवा ने उसके फादर को जहां से मारा था और इसीलिए सिमोन को तो देवा को एक ही बार में पहचान लेना चाहिए था।